गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। ये बुक जो आप देख रहे हैं ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरे द्वारा लिखी गई है। आप इस पुस्तक को मार्केट से खरीद सकते हैं और इसी पुस्तक में से मैं आपको सभी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। तो ये बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब है, देख लीजिए आप। अब इस बुक को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे और लास्ट तक के जो चैप्टर्स हैं उन सभी को अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है उसको देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कि जो हमारे पास स्पीसीज होती हैं। स्पीसीज का मतलब कोई आयन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। उन स्पीसीज में जो स्ट्रक्चर है और बॉन्डिंग है वो किस प्रकार से होती है। तो अपने को पता है अपने पास जो एटम्स होते हैं वो एटम्स मिलकर के क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। और अपने को ये भी पता है जो एटम्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मिलकर के अपने पास एटम्स बनाएंगे, फिर वो एटम्स आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। उन मॉलिक्यूल्स में किस किस प्रकार से बॉन्ड्स बन रहे हैं, वो बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ कितने एंगल्स पे हैं, इसी को अपन उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अपने को 3D स्टडी करनी है हर मॉलिक्यूल की। अब 3D स्टडी करने के लिए अपने को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी या अपने को क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो चीजें अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जो अपने पास एक केमिकल बॉन्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो जो मॉलिक्यूल्स में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो मेनली 3 बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हालांकि कुछ जगह और भी आपको बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो बीएससी फर्स्ट ईयर के लेवल पे आते हैं अपने पास ये 3 प्रकार के बॉन्ड्स आते हैं, आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है वो कब बन रहा है अपने पास। तो देखो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा अपने पास। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास इस प्रकार के एटम्स होते हैं जिनमें कुछ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं और कुछ एटम्स आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो एटम्स आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो कैटाइन बना लेते हैं, जो एटम्स आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं वो एनायंस बना लेते हैं। लेकिन जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉन दे देता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी किसी प्रकार का कोई शेयरिंग नहीं होती है, साझा नहीं होता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन देने और लेने से हमारे पास कैटायंस और एनायंस यानी धनायनों और ऋणायनों का निर्माण होता है। जैसे अपन एक उदाहरण देखते हैं, ये मान लीजिए अपने पास सोडियम एटम है और अपने को पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। और ये सोडियम क्या कोशिश करेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दूं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबेल गैसेज के समान हो जाएगा। नोबेल गैसेज का मतलब जिनके वैलेंस शेल में या जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपने पास 8 होती है, यानी उनका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NH2Np6, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, नोबेल गैस वाले में। तो सामान्यतः जो एटम्स हैं वो जब आयन बनाते हैं तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकटतम नोबेल गैस के बराबर करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे अथवा इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन दिए जाने और लिए जाने की जो संख्या है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन ले रहा है या 1/4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन होल नंबर में ही जाएंगे और मतलब होल नंबर में ही एक्सेप्ट होंगे, होल नंबर में ही डोनेट होंगे। तो ये जो सोडियम एटम है ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से
दे देगा अपने को, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हमारे पास सोडियम आयन बन गया, और इसके जो निकटतम नोबेल गैस है जिसको अपन नियोन कहते हैं, तो नियोन के इक्विवेलेंट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी ये स्टेबल स्थिति में आ गया। इसी तरह से ये अपने पास क्लोरीन एटम है, और ये क्लोरीन एटम ये चाहता है, जैसे इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन 287, ये जो 7 वाला है ये चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लूं। तो अपने को बताया जो सोडियम एटम जब सोडियम आयन बना है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था, वही इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन एटम एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा तो हमारे पास क्लोराइड आयन बन गया, अर्थात हमारे पास एक कैटायन बन गया है, हमारे पास एक एनायन बन गया है, और ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा जुड़े रहेंगे। ध्यान रहे, दोनों में साझे के कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन एक दूसरे से अपोजिट चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, कैटायन, और कैटायन के समीप क्या होगा, एनायन, यानी दोनों के अंदर क्या रहेगा, वैद्युत आकर्षण बल रहेगा। तो इस प्रकार से अपने पास क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। अब अपन बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब हमारे पास दो एटम या दो से ज्यादा एटम्स इलेक्ट्रॉन न्यून हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, यानी उन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये चाहता है कि हमारे पास एक दो इलेक्ट्रॉन आ जाएं, लेकिन हमारे को पता है अगर सभी एटम्स जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हों वो किसी स्पीसीज का निर्माण कर रहे हों, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन लेने वाले हों वो कहीं से और से इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए जो आपस में एटम्स जुड़े हुए हैं वही इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते हैं। तो क्या होगा, जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को पूर्णतः इलेक्ट्रॉन नहीं दे करके आपस में इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर लेते हैं, और आपस में इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर लेते हैं, इसी से क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। तो देखो सहसंयोजक बंध में क्या हुआ, दोनों एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। अब वो दोनों एटम एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, तब सिंगल बॉन्ड बनता है। दो दो इलेक्ट्रॉन्स का यदि साझा कर लेंगे तो डबल बॉन्ड बनता है। तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स का यदि साझा कर लेते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। प्राय बीएससी लेवल पे जो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं वो अधिकतम 3 ही होते हैं, हालांकि 3 से ज्यादा भी बॉन्ड्स बनते हैं दो एटम्स के बीच में। याद रखना इस चीज को, दो एटम्स के बीच में 3 से ज्यादा भी बॉन्ड्स बनते हैं, अर्थात बॉन्ड ऑर्डर का मान 3 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी जिसमें सबसे ज्यादा अपन कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में अधिकतम जो बॉन्डों की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही होती है। ध्यान रहे, सबसे पहले जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद में यदि दूसरा बॉन्ड भी बनता है तो वो पाई बॉन्ड बनता है। उसके बाद में यदि तीसरा बॉन्ड भी बनता है तो वो भी पाई बॉन्ड बनता है। यानी दो एटम्स के बीच में अधिकतम एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और जैसे जैसे बॉन्ड्स की संख्या बढ़ेगी वो फिर पाई बॉन्ड्स की संख्या बढ़ती जाती है। तो जैसे अपन यहां पर मीथेन का उदाहरण लेते हैं। इस मीथेन में क्या हुआ, ये जो कार्बन है, ये कार्बन अपने वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते होंगे, 1s2 2s1 2p3। यानी इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी है, 4। तो मान लीजिए कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, ये
मीथेन के अंदर हाइड्रोजन के साथ क्या कहेगा कि आप अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहां से क्या बन गया अपने पास, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये हमारे पास दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये हमारे पास तीसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये हमारे पास चौथा सिग्मा बॉन्ड बन गया। यानी एक मेथिन मॉलिक्यूल में हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या है वो कितनी हो गई, 4 हो गई, ये बन गया अपने पास। तो ये 4 सिंगल बॉन्ड्स यहां पे बन जाते हैं। मैंने आपसे अभी कहा कि 2 एटम्स के बीच में कोई जरूरी नहीं है कि बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड भी बन सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एथीन है, इस एथीन में कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है यहां पर, और मैंने ये भी कहा था 3 बॉन्ड भी बन सकते हैं। तो यहां देखिए आप, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड भी हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, ये परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं अपने पास। अब कोवलेंट के बाद में तीसरा जो बॉन्ड आता है वो आता है उपसहसंयोजक बंध। देखो उपसहसंयोजक बंध में क्या होता है अपने पास, इसमें 2 एटम्स के बीच में एक प्रकार से कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन जो साझे के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक एटम के द्वारा ही दिए जाते हैं, जिसको अपन डोनर कहते हैं, और एक उसके साथ जो दूसरा जुड़ा हुआ एटम होता है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, और उस वेकेंट ऑर्बिटल में डोनर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। यानी इसमें एक दाता परमाणु होगा और एक एक्सेप्टर परमाणु होगा। जो दाता परमाणु है वो प्राय, हमेशा नहीं, वो प्राय एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कुछ विशेष एग्जांपल्स में 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है एक एटम, और कई जगह 3 इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट करता है, पर अधिकांश केसेज में एक एटम द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन्स अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है, जिसको अपन फॉर्मल चार्ज कहते हैं, औपचारिक आवेश। तो याद रखना, औपचारिक आवेश में जो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर दे रहा है उस एटम के ऊपर +1 चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो इस प्रकार से अपने पास क्या बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। जैसे ये एल्किल आइसोसाइनाइड है, एल्किल आइसोसाइनाइड का नाम आपने सुना होगा, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उसमें भी इसी तरह का एक कंपाउंड था, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसके कारण हजारों व्यक्ति मर गए थे। तो एल्किल आइसोसाइनाइड में ध्यान से देखिए, ये जो नाइट्रोजन है इसका एक जो लोन पेयर है वो कार्बन को डोनेट किया जा रहा है। इसका मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर -1, जो औपचारिक आवेश है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये डोनर है और ये जो कार्बन है वो एक्सेप्टर है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं जिसके द्वारा हम किसी एटम का औपचारिक आवेश परिकलित कर सकते हैं। तो औपचारिक आवेश यानी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अपने पास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस असहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और सहसंयोजक बंधों की संख्या। सहसंयोजक बंधों में अपने पास सिग्मा बॉन्ड भी आ जाएंगे प्लस पाई बॉन्ड भी आ जाएंगे, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या अपने पास आ जाएगी। जैसे एल्किल आइसोसाइनाइड में यदि अपन इस कार्बन के ऊपर औपचारिक आवेश की गणना करें तो देखो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ये 4 लिख दिए माइनस। अब यहां पर जो कार्बन है कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो ये 3 लिख दिए अपन ने, और यहां पर एक इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रहा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, ये 4 - 5 = -1, यानी
-1 फॉर्मल चार्ज आ गया। इसी तरह से नाइट्रोजन की अपन बात करें तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के? 5 माइनस, इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 प्लस 4, ये 4 अपने पास आ गया सहसंयोजक बंधों की संख्या। तो सहसंयोजक बंध अपने पास कितने हो जाएंगे यहां पर? देखो 1 2 3 और ये 4, 3 इधर है और 1 इधर है, तो ये सोल्व करेंगे तो +1। तो इस प्रकार से अपने पास नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आ रहा है और कार्बन के ऊपर -1। तो ये तो औपचारिक आवेश कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में मैंने बताया आपको। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में बताया जिसमें एक एटम डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, यानी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक मैंने आपको बताया है यहां पर सहसंयोजक बंध के बारे में, जिसमें जो किसी भी स्पीशीज के अंदर जो 2 एटम होते हैं वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाने में दोनों एटम्स बराबर रूप से इलेक्ट्रॉन से डोनेट करते हैं। एक जो मैंने आपको बॉन्ड बताया वो था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में अपने पास आयंस का निर्माण होता है, जिसमें एक जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रवृत्ति का होता है, एक थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रवृत्ति का होता है। तो इस प्रकार से अपन ने इन 3 बॉन्ड्स के बारे में देखा है। अब अपन अगले वीडियो के अंदर बॉन्ड थ्योरी, बंध सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।